हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इस चैप्टर को एंड होते होते मैं इसके जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और इसका जो क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन या फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। हम कैसे ये डिफरेंस कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ कैसे जीवित है और जीवित नहीं है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चेविंग कड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। जब हम किसी कुत्ते को दौड़ते देखते हैं, गाय को खाते देखते हैं या फिर आदमी को गली में चिल्लाते देखते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि दे आर लिविंग। वाट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वेयर एस्लीप। लेकिन अगर ये कुत्ता या फिर ये गाय या फिर ये आदमी अगर स्लीपिंग मूड में है, तब क्या होगा, तब हम कैसे पता लगाएंगे। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वेयर अलाइव। लेकिन तब भी हम ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि वो जिंदा है, वो जीवित है। बट हाउ डिड वी नो दैट। लेकिन हम इसका पता कैसे लगाते हैं। We see them breathing and we know that they are alive. हम उन्हें श्वास लेते देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि they are alive. What about plants? लेकिन plants के लिए क्या। How do we know that they are alive? उनके लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि वो जीवित हैं। We see them green, some of us will say. हम में से कुछ लोग कहेंगे कि जब हम उनको ग्रीन कलर का देखते हैं तब हमें लगता है कि वो लिविंग है। But what about plants that have leaves of colors other than green? लेकिन उन प्लांट्स का क्या जिनका कलर ग्रीन से अलग है। जैसे किसी डेकोरेशन वाले प्लांट का होता है या फिर करोटन प्लांट जो होता है उसका ग्रीन के अलावा भी रेड कलर होता है, येलो कलर होता है। तो उसके लिए हम कैसे कहेंगे। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव, सम विल से। लेकिन कुछ लोग कहेंगे समय के साथ वो ग्रो करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दे आर लिविंग। इन अदर वर्ड्स, वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर अलाइव। दूसरे भाषा में हम ये सोच सकते हैं, दूसरे तरह से हम ये सोच सकते हैं कि ग्रोथ जो है, क्या वो ग्रोथ जो है वो लिविंग के एविडेंस के लिए कॉमन एविडेंस है कि हम किसी का ग्रोथ देख के या मूवमेंट देख के ये डिसाइड कर सकें कि वो चीज़ लिविंग है या नहीं। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। लेकिन प्लांट जो जिसको कि हम ग्रो करते नहीं देखते हैं वो भी लिविंग है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनका जो ब्रीथ करते हैं तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। लेकिन इसलिए जो विजिबल मूवमेंट है उसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे कि किसी के ग्रोथ को, मूवमेंट को, इसको देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि दैट इज़ लिविंग और नॉट। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनमें विजिबल ग्रोथ नहीं दिखता है, विजिबल मूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन स्टिल दे आर अलाइव। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, छोटे स्केल पे जो मूवमेंट होता है जो कि हमारे खुली आंखों से दिखता भी नहीं है, जैसे कि मोलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट होता है उसको हम खुली आंखों से देखते भी नहीं हैं। इज दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या ये इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट जो है वो लाइफ के लिए नेसेसरी है। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर ये क्वेश्चन हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो दे विल से यस। तो उनका कहना होगा कि हाँ बिल्कुल, ये जो इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट है दैट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. वायरस जो है वो तब तक कोई मोलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करेंगे जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ पार्टली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर
दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। और इसीलिए एक कंट्रोवर्सी चली आ रही है कि वायरस जो है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ऐसे ये क्योंकि वायरस जो है जब वो होस्ट सेल के बाहर रहता है तब वो एज अ नॉन लिविंग बिहेव करता है, और जब वो किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है उसके बाद वो एज अ लिविंग बिहेव करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज करने लगता है। इसलिए वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग में एक कंट्रोवर्सी चलती आ रही है कि इसको किस में रखा जाए। वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? ये जो मोलिकुलर मूवमेंट है वो लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हमने पहले की क्लासेस में ये चीज़ पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। दे कैन हैव टिश्यू, टिश्यू हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम एंड सो ऑन। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू होता है, टिश्यू जो है वो सेल्स से बने होते हैं, सेल जो है उनके अंदर स्मॉलर कंपोनेंट जो कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और इस तरह से कंटिन्यू होता है। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। और समय के साथ साथ इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू जो उसमें है ब्रेकिंग डाउन चल रहा है समय के साथ। इफ़ वी ब्रेक्स डाउन इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। और ये कंटिन्यूसली अगर चलता रहेगा तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव नहीं होगा। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ज़रूरी है कि वो रिपेयर और करते रहे और मेंटेन करते रहे इस स्ट्रक्चर को, यानी सेल्स को। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। इसको और ऐसे समझेंगे कि यहाँ इस वाले पैरा में जो लाइन लिखा है कि टिश्यू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टिश्यू से बने हैं, टिश्यू जो है उसमें सेल्स होता है, सेल जो है उसमें उसके मोलिकुलर कंपोनेंट है, और समय के साथ ये सारे जो है वो टूटते जाते हैं, मतलब वीक होते जाते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि इनको रिपेयर और मेंटेन किया जाए। बिकॉज कि अगर सेल सही रहेगा तो टिश्यू अच्छे से फंक्शन करेगा, बिकॉज टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स, और टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो फाइनली एकदम बेसिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे अगर बॉडी सही रहेगा तो जो इंडिविजुअल है वो हेल्दी रहेगा, वो फिट रहेगा और वो अच्छे से सर्वाइव करेगा। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेंटेनेंस के कौन कौन से प्रोसेसेज हैं वो अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेज? लाइफ प्रोसेसेज का मतलब क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है, जो मेंटेनेंस फंक्शन है, वो कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए जब वो कुछ कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे होते हैं उस समय भी। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ़ वी आर जस्ट एस्लीप, जब हम क्लास में बैठे हुए हैं और जब सोए हुए हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। उस समय भी इस मेंटेनेंस जॉब को कंटिन्यूसली चलते रहना होगा। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेज। ये कंटिन्यूसली जो प्रोसेसेज हैं जो लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए चलते रहते हैं, दे आर लाइफ प्रोसेसेज। ठीक है, इसको अगर कॉमन भाषा में समझेंगे तो वो सारे प्रोसेसेज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए परफॉर्म करता है, टुगेदर दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेज। ठीक है, सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेज आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये मेंटेनेंस प्रोसेस जो है, ये डैमेज और ब्रेकडाउन को रोकने के लिए चलेंगे, तो इसीलिए इनको एनर्जी की कंटिन्यूसली ज़रूरत होगी। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और ये जो एनर्जी है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बाहर से आता है। कैसे आता है वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
तो इसके लिए ज़रूरी निश्चित रूप से एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो एनर्जी के सोर्स को बाहर से बॉडी के अंदर ले जाए, विच वी कॉल्ड फूड टू द इनसाइड, जिसको कि हम फूड कहते हैं। यानी कि एनर्जी के लिए हम क्या खाते हैं, फूड खाते हैं। उस फूड का हमारे बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होकर और तब एनर्जी बनाई जाती है। डायरेक्टली हम एनर्जी को यूज़ नहीं करते, हम फूड को खाते हैं। फूड का हमारे बॉडी में ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी बनाई जाती है। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, फूड के इनटेक करने के प्रोसेस को, खाने के प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अगर ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज इंक्रीज होना है तो और भी एडिशनल रॉ मटेरियल जो है बाहर से उसको लेना ज़रूरी होता है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। क्योंकि अर्थ पे जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, इसीलिए जो फूड का सोर्स है वो भी कार्बन बेस्ड होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेज। क्या मतलब है कि कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरह का न्यूट्रिशनल प्रोसेस जो है यूज़ करते हैं। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism. सोर्स का, एनर्जी का जो सोर्स है बॉडी के बाहर वो बहुत ही डिफरेंट है। वेराइड मतलब वैरायटी का है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है किसी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है। These sources of energy therefore need to be broken down और built up in the body. और ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ज़रूरी है कि उनको बॉडी के अंदर उनका ब्रेकडाउन किया जाए और उससे एनर्जी रिलीज कराई जाए। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। और लिविंग स्ट्रक्चर के सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए जो एनर्जी है उस फॉर्म में उस फूड को तोड़ के कन्वर्ट किया जाए, as well as to the kind of molecules that the body needs to grow। और फिर वैसे भी टाइप में जिसको कि बॉडी को ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यानी कि जो फूड हम बाहर से लेते हैं ज़रूरी है कि उसको ब्रेक डाउन करके इस फॉर्म में तोड़ा जाए ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए यूज़ कर सके। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन चलता है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मोलिक्यूल्स। हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन चलता है, बहुत ही कॉमन ये प्रोसेस है जिससे कि मोलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कराया जाता है, होता है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन सोर्स को लेते हैं बॉडी के बाहर से। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज ऑफ सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज कराने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। हमारा पहला न्यूट्रिशन था, यानी कि फूड का इंटेक करना, उसके बाद उस फूड का ब्रेकडाउन करके उसको एब्जॉर्ब करके और फिर न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाना और उसके बाद उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज कराना, जो कि सेकेंड स्टेप है रेस्पिरेशन। आगे है इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड इनटेक करने के लिए या फिर गैसियस एक्सचेंज करने के लिए या फिर वेस्ट रिमूवल के लिए। बिकॉज उनका जो एंटायर सरफेस होता है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन इज तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, but what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex। लेकिन जो क्या होगा जब ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो इंक्रीज होगा और जो कॉम्प्लेक्स होगा,
ये सिंगल सेल वाले जो होते हैं उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। ये जो सिंगल सेल वाले हैं इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड का इंटेक करने के लिए और गैस के रिमूवल के लिए और गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए और एक्सचेंज के लिए। लेकिन ऑर्गेनिज्म का अगर साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स अगर साइज हो जाएगा तब क्या होगा, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल हैं वो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, थस सिंपल डिफ्यूजन जो है वो रिक्वायरमेंट जो है सारे सेल का पूरा नहीं कर सकता। We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in function they perform। हमने पहले भी इस चीज़ को देख रखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो है वो किस तरह से स्पेशलाइज्ड रहते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of organism। हम वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं इनसे हम काफ़ी फेमिलियर हैं इनके आइडिया से, एंड विथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी हम फेमिलियर हैं। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी ए फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इसलिए ये बिल्कुल भी हमें आश्चर्यचकित नहीं करता है कि फूड के इनटेक अपटेक के लिए यानी फूड के को बॉडी के अंदर लेने के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। हाउएवर दिस पोजेस अ प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नॉट टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि ये जो फूड है और जो ऑक्सीजन है वो एक जगह एक ही प्लेस से ऑर्गेनिज्म के नहीं लिया जाता। फूड इनटेक का पाथ अलग है और जो ऑक्सीजन है उसका पाथ अलग है। वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, लेकिन जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी सेल जो है सबको ज़रूरत है, लेकिन जो फूड और एयर का जो पाथ है हमारी बॉडी में वो डिफरेंट है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। इस सिचुएशन के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। When chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation, और हमारे बॉडी के अंदर जब केमिकल रिएक्शन चलता है कार्बन सोर्स का और ऑक्सीजन का एनर्जी को रिलीज करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even harmful। और वो जो बाई प्रोडक्ट बनाते हैं एनर्जी को बनाते समय वो यूजलेस, सिर्फ यूजलेस ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ज़रूरी होता है इनको बॉडी से बाहर करने का और बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन के प्रोसेस से इसको निकालने का। अगेन इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर डिज़ाइन फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप। तो अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की इसलिए हम बात करेंगे, सारे काम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड जब ऑर्गन होता है तो एक्सक्रीशन के लिए भी डेफिनेटली एक ऑर्गन डेवलप्ड होगा, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू दिस एक्सक्रीटरी टिश्यू। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर वो इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हमारे सेल से दूर और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में ले जाएगा। तो हमने यहाँ पे यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर देखा इसमें मेनली 4 चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकेंड जो है दैट इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड जो है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। इनको हमको डिटेल में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं। वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
लाइक ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के अंदर डिफ्यूजन इसलिए सफिशिएंट नहीं है बिकॉज ह्यूमन जो है दैट इज़ मल्टी सेलुलर, तो इसका ईच एंड एवरी सेल जो है वो कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, इसलिए डिफ्यूजन जो है वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका देखो आंसर इधर भी लिखा होगा इस वाले पेज में भी कि डिफ्यूजन इसलिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ईच एंड एवरी सेल जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। कोई भी चीज़ अलाइव है उसके लिए हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे रिएक्शंस होने चाहिए। सेल्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है तो डेफिनेटली वो अलाइव है। उसके अलावा ग्रोथ, मूवमेंट, उस सब को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। कौन सा रॉ मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म बाहर से लेता है, तो बाहर से ऑर्गेनिज्म लेता है फूड, बाहर से लेता है वाटर, बाहर से लेता है एयर, तो ये सारे जो है वो रॉ मटेरियल हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ के मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल फंक्शन कौन कौन से होंगे, तो वही जो हमारे बुक में है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन, दिस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। सेकेंड इज रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ हो जाएगा एक्सक्रीशन। यानी कि जो 4 प्रोसेसेस हैं जिनको हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये चारों प्रोसेसेस जो हैं ये लाइफ के मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल हैं। तो इसका आंसर जो है, फोर्थ का आंसर जो है वो हो जाएगा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये तो हमारा इंट्रो हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।